बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला 22 वर्षीय एक लड़का एक दिन अपने घर के अंदर से 20 रुपए निकाल लेता है और उन्हें ले जाकर कहीं समोसे की दुकान पर समोसा खा लेता है। जब घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा मार पिटाई की जाती है। उसके बड़े भाई बहन भी होते हैं, वो उसे चोर चोर कहने लगते हैं। अब यहाँ पर ये लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उस दिन इसका फूफा भी यहाँ पर आया हुआ था। इसे लगता है कि फूफा के सामने तेरी बेइज्जती हुई है, तू अब इस घर से निकल जा। फूफा से कहता है कि फूफा मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी साइकिल दे दो। दोस्तों, उसके बाद फूफा की साइकिल को उठाता है, रास्ते में ही उस साइकिल को 200 रुपये में बेच देता है और उसके बाद वहाँ से वो मुंबई जाने का फैसला करता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वहाँ पर उसके पास टिकट नहीं होती। जब मुंबई वहाँ से करीब थोड़ी ही दूरी पर रह जाती है तो जीआरपी के कुछ लोग उस डब्बे में रात के समय घुस जाते हैं और लोगों को चेक करने लगते हैं। जब ये लड़का वहाँ पर बाथरूम से निकल कर आता है तो देखने में लग रहा था कि ये पता नहीं किस तरह का लड़का है और उसे वहाँ पर वो कहते हैं कि तू चोर है, तू यहाँ पर चोरी करने के उद्देश्य से घुसा है। जब वहाँ पर लोग वागों से पूछा जाता है कि ये लड़का क्या चोर है तो वो लोग कहते हैं कि ये लड़का हमारे साथ बिहार से ही चल कर आ रहा है, ये लड़का चोर नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो जीआरपी वाले कहते हैं कि जब तुम्हारा कुछ सामान चुर जाएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद इस लड़के को ये जीआरपी वाले अपने साथ ही उस स्टेशन पर उतार लेते हैं और वहाँ पर इसे बिठा कर रखते हैं। दोस्तों, ये थोड़ी देर बैठता है तो वहाँ जो इसकी जेब में 150 रुपये बचे थे वो 150 रुपये भी गायब हो जाते हैं। उन्हें भी कोई चोर वहाँ से चुरा लेता है और यहाँ पर ये लड़का फिर दर बदर की ठोकर खाने लगता है। ये जीआरपी वाले तो इसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद इसके जीवन में जो होता है वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार के रक्सौल की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुंदरलाल नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल होती है। दोस्तों, उसके 4 भाई और 2 बहनें होती हैं। यहाँ पर ये सुंदरलाल एक भाई और एक बहन से बड़ा होता है, बाकी के जो 4 भाई बहन होते हैं वो इससे बड़े होते हैं। एक दिन ये अपने घर से 20 रुपये निकाल लेता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। उसके बाद फूफा की साइकिल को भी बेच देता है और 200 रुपये लेकर वहाँ से सीधे रक्सौल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद ये एक करम भूमि एक्सप्रेस होती है जो मुंबई के लिए जा रही होती है। उस करम भूमि एक्सप्रेस में बिना टिकट के चढ़ जाता है और धीरे धीरे इसका सफ़र आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, जैसे ही भुसावल रेलवे स्टेशन आने वाला होता है उससे पहले यहाँ पर जो पहला स्टेशन था जीआरपी वाले चढ़ जाते हैं और कुछ चेकिंग करने लगते हैं। रात को 1 से 1:30 बजे का समय होता है, क्योंकि रात के समय यहाँ ट्रेनों में कुछ चोरियाँ हो जाया करती हैं। अब यहाँ पर ये लड़का उसी समय बाथरूम करके बाहर आ रहा होता है तो इस लड़के को जीआरपी वाले पकड़ लेते हैं और इससे कहने लगते हैं तू कहाँ जा रहा है, तू अपनी टिकट दिखा। ये कहता है कि साहब टिकट मेरे पास नहीं है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो इसे कहा जाता है कि तू तो चोर है, तू यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से आया है। हालांकि जो उस डब्बे में लोग बाग होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का बिहार से ही हमारे साथ में चल कर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस लड़के को वो जीआरपी वाले छोड़ते नहीं और भुसावल रेलवे स्टेशन पर उसे उतार लेते हैं। उस समय उसके जेब में 150 रुपये होते हैं और जैसे ही वो प्लेटफार्म पर बैठता है थोड़ी देर उसकी आंखें लग जाती हैं, वहीं पर उसके 150 रुपये भी चोरी हो जाते हैं। दोस्तों, अब ये लड़का करे तो क्या करे, फिर वहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जिस फैक्ट्री में ज़्यादा नहीं बस 40 से 50 लोग काम किया करते। रिफाइंड की वो फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री का मालिक सुभाष चंद्र होता है, उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी होता है। दोस्तों, अब ये लड़का काम मांगने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है तो यहाँ ये जो सुभाष चंद्र है, लक्ष्मी देवी है, इसको काम दे देते हैं। ये लड़का इतने अच्छे से वहाँ पर कामकाज करने लगता है, हर तरह से। यहाँ लक्ष्मी देवी जब भी इस फैक्ट्री में आया करती तो उसके पैर छुआ करता। बहुत सारे इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनको देखकर लक्ष्मी देवी बहुत ज़्यादा
प्रभावित होती है। दोस्तों, जो लक्ष्मी देवी है उसका भी एक भला चंगा परिवार हुआ करता था। 4 साल पहले उसके बेटे की शादी होती है, बहू होती है, लेकिन 2 साल पहले ही यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस हादसे में जो बेटा है इस जहां को छोड़कर चला जाता है और जो उसके बेटे की बहू है फिर वो अपने मायके चली जाती है और वहां जाने के बाद किसी दूसरे लड़के से वो शादी कर लेती है। अब ये घर परिवार में बिल्कुल अकेले ही रह रहे थे और यहाँ पर इस लड़के सुंदरलाल के व्यवहार को देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इनको अपने बेटे की जो छवि है वो इस सुंदरलाल में दिखने लगती है। ये सुंदरलाल भी यहाँ इस लक्ष्मी देवी की बहुत ज़्यादा सेवा किया करता। ये बूढ़ी बड़ी होती है तो इसके कभी पैर दबा दिया करता, कभी सर दबा दिया करता और कभी इसके पास बैठकर इसका हाल चाल पूछ लिया करता। इसी तरह से अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर लक्ष्मी देवी की अचानक ही तबीयत खराब होने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। अब ये लड़का जो सुंदरलाल होता है वो बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाने लगता है, आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेता है कि देखो माँ जी को हो क्या गया है। इधर जो इस औरत के पति होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर आनन फानन में ही इन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनको दिल का दौरा पड़ा हुआ है, इनके स्टंट डालने पड़ेंगे और फिर यहाँ पर ऑपरेशन होता है और इस बूढ़ी औरत को स्टंट डल जाता है। लेकिन ये लड़का सुंदरलाल वहाँ पर इस बूढ़ी औरत की बराबर सेवा करता रहता, कभी बाल संभालने तो कभी हाथ पैर दबाने, कभी खाना खिलाना, ऐसे सेवा करता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा कर रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस माँ को लगने लगता है कि मेरा बेटा खोया नहीं है, सुंदरलाल के रूप में मेरा बेटा वापस आ गया है, क्योंकि उसका बेटा तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। दोस्तों, अब यहाँ पर 7 दिन जैसे बीत जाते हैं, ये महिला अपने घर जाने लगती है तो सुंदरलाल यहाँ पर कहने लगता है कि साहब मैं भी माँ जी के साथ घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि माँ जी की जो दवाई है मुझे पता है वो कैसे देनी है, कितने समय में देनी है। तो यहाँ पर माँ जी भी कहती है कि ठीक है सुंदरलाल तुम हमारे साथ चलो। दोस्तों, फिर लक्ष्मी देवी अपने घर पर पहुँच जाती है, सुभाष चंद्र भी अपने घर पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर सुंदरलाल भी इनके साथ रहने लगता है। हालांकि इनके घर में काम करने वाली अलग लगी होती है, खाना लगाने वाली भी अलग होती है, मतलब नौकर चाकरों की कमी नहीं होती, लेकिन सुंदरलाल के व्यवहार को देखकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है, सुंदरलाल अब इस घर का हिस्सा बन चुका होता है और एक दिन का वाकया होता है, जो इनके बेटे की बहू होती है वो इनके पास एक दिन यहाँ इनके घर पर आ जाती है। दोस्तों, बेटे की बहू क्यों आती है? क्योंकि उनको पता चलता है कि जो यहाँ पर लक्ष्मी देवी है उनको स्टंट डला है, तो उन्हें देखने के लिए आ जाती है और आने के बाद यहाँ पर उनसे बहुत सारी बातचीतें करती है। इस सुंदरलाल से भी बातचीतें करती है और यहाँ पर सुंदरलाल के बारे में अपनी जो सास होती है उससे पूछने लगती है कि ये कौन है और यहाँ किस तरह से रह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मी देवी भी उसके बारे में पूरी बातें डिटेल से बताती है कि ये मेरा बेटा तो नहीं, लेकिन ये मेरे बेटे से भी बढ़कर है। दोस्तों, जानवी की उम्र लगभग 28 से 30 साल होती है और जानवी यहाँ से फिर वापस चली अपने घर जाती है। दोस्तों, जैसे ही धीरे धीरे करके लगभग 2 महीने का समय बीतता है, 2 महीने के बाद ये जानवी रोते हुए वापस इन लोगों के पास आती है और यहाँ आकर जो लक्ष्मी देवी है उससे कहने लगती है कि माँ जी मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से कभी आप जाने मत देना, मैं यही रहना चाहती हूँ। लक्ष्मी देवी उससे कहती है कि बेटा क्या तेरे पति के साथ तेरी लड़ाई हुई है, क्या हुआ है? तो यहाँ पर वो कहती है कि माँ जी मुझसे कुछ मत पूछो, बस मुझे यहीं पर रह जाने दो। दोस्तों, अब यहाँ पर लक्ष्मी देवी भी यहीं पर रहने लगती है और जैसे ही शाम होती है लक्ष्मी देवी अपने कमरे में सो रही होती है और ये लड़का सुंदरलाल उनसे कहने लगता है कि माँ जी मैं क्या कमरे के अंदर आ सकता हूँ, मुझे आपके पैर दबाने हैं। दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मी देवी कहती हाँ हाँ बेटा आ जाओ। जानवी भी वहीं पर होती है और फिर ये सुंदरलाल पैर दबाने लगता है। इधर जो दूसरा पैर है वो जानवी दबाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, लक्ष्मी देवी की आंखें लग जाती हैं, वो सो जाती है। इधर जो जानवी है और सुंदरलाल है ये भी आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं और बातें करने के बाद जो सुंदरलाल है इससे कहने लगता है कि क्या मैं आपके पैर भी दबा दूं? तो यहाँ पर वो हंसने लगती है और कहने लगती है तुम तो बड़े भोले हो, तुम्हें यही नहीं पता पैर किसके दबाए जाते हैं।
हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पैर दबाए जाते हैं, जवानों के पैर नहीं दबाए जाते। दोस्तों यहाँ पर सुंदरलाल कहता है कि अरे मेरे लिए तो आप भी मेरी मालकिन जैसी ही हो, मैं तो आपके भी पैर दबा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो ये औरत होती है वो कहने लगती है कि तुम बहुत भोले हो और तुम्हारे गांव में क्या ऐसे ही भोले लोग रहते हैं। तो जानवी यहाँ उससे कहती है तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 20 से 25 दिन का समय बीत जाता है। 20-25 दिन बाद यहाँ पर एक व्यक्ति आता है और बहुत ही तेजी के साथ हंगामा करने लगता है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम शेखर होता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, इस जानवी का ये दूसरे वाला पति होता है और ये यहाँ आकर इस जानवी के साथ मार पिटाई करने लगता और कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू दूसरे घर में इस तरह से रह रही है, मुझे छोड़कर तू यहाँ आ गई। दोस्तों यहाँ पर जो लक्ष्मी देवी होती है वो सुंदरलाल से कहने लगती है कि सुंदरलाल इसको सबक सिखाओ और इसे यहाँ से बाहर भगाओ। उसके बाद यहाँ पर सुंदरलाल उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से बाहर भगा देता है। जो शेखर होता है वो यही कहकर जाता है कि सुंदरलाल मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम मेरी पत्नी के और मेरे बीच में जो आ रहे हो, रोड़ा बन रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी देवी उससे कहते हैं कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो हमें पुलिस बुलाकर तुझे अरेस्ट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो जानवी है वो रोने लगती है और कहने लगती है कि माँ जी मेरे साथ इसने बहुत अन्याय किया है और मेरे से हर वक्त यही कहता है कि तू पैसे लेकर आ, अपने मायके वालों से पैसे लेकर आ, और जो तेरी पहली ससुराल है वहाँ पर भी तो कोई नहीं है, वहाँ की वारिस तू ही है, तू वहाँ से पैसे लेकर आ। मैं कहां तक माँ जी इसके लिए पैसे लेकर जाऊं? जो भी पैसे मैं लेकर जाती हूं उन सब पैसों की ये शराब पी जाता है और उसके बाद मेरे साथ में ये मार पिटाई करता है। दोस्तों यहां पर जो माँ जी है वो कहने लगती है कि बेटा अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू बस यहीं पर रह और हमारे साथ ही रहा कर। दोस्तों यहां पर जो जानवी है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वहीं पर अच्छे से रहने लगती है। जैसे ही कुछ और समय बीतता है, एक दिन का वाकया होता है। जो सुंदरलाल होता है वो यहाँ पर लक्ष्मी देवी से कहने लगता है कि माँ जी मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर होकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी देवी है वो एकदम से बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, कहने लगती है कि बेटा तू वहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाने के बाद तू वापस नहीं आएगा, तेरे घर वाले तेरी शादी करा देंगे, तू शादी योग्य हो चुका है, लेकिन तू ऐसा कर यहाँ से हमें छोड़कर मत जा, तू यहीं हमारे साथ रह। लेकिन यहाँ पर वो यही कहता है कि माँ जी मुझे एक बार वहाँ जाना है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। दोस्तों लक्ष्मी देवी भी अब उसे ज़्यादा नहीं रोक पाती और उसके बाद जानवी से बातचीत करती है और जानवी से कहने लगती है कि जानवी तुम्हें ये लड़का सुंदरलाल कैसा लगता है? जानवी कहती है कि माँ ये तो बहुत भोला आदमी है, बहुत ही सीधा साधा आदमी है, ये तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसा व्यक्ति किसी को पति के रूप में मिल जाए तो वो बहुत धन्य होगी। दोस्तों यहाँ पर जानवी की ऐसी बातों को सुनकर जो लक्ष्मी देवी है उससे कहने लगती है कि क्या तुम इसे अपना सकती हो, इसके साथ तुम शादी कर सकती हो। दोस्तों यहाँ पर जानवी कहती है कि माँ जी मैं तो तैयार हूँ, लेकिन इनको पूछ लो कि ये मेरे साथ शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों अब यहाँ पर बारी आती है सुंदरलाल की। लक्ष्मी देवी सुंदरलाल को अपने पास बुलाती है और उससे कहने लगती है कि सुंदरलाल बेटा तुम यहाँ इस जानवी से शादी कर लो। दोस्तों यहाँ पर सुंदरलाल अपनी आंखें नम कर लाता और कहने लगता है कि माँ जी आप क्या कह रही हो, मैं भला इससे कैसे शादी कर सकता हूँ, ये तो आपके बेटे की बहू है और मैं इससे कैसे शादी करूंगा। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरा बेटा ही नहीं रहा, तू मेरा बेटा है और तू इसे अपना लेगा तो आज भी ये मेरे बेटे की ही बहू रहेगी, ये कहीं अलग थोड़ी जा रही है। ये बीच में 2 साल के लिए दूसरी जगह चली गई थी, इसकी भी मजबूरी थी, लेकिन तुम्हें भी पता है कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गंदा है, वो इसे मारता है, इससे पैसे मांगता है। बताओ उसके साथ इसका कैसे गुजारा चलेगा? वो नशेबाज है, नशेड़ी है, उसके साथ इसका गुजारा नहीं चलेगा। बेटा तू इससे शादी कर ले। दोस्तों यहाँ पर सुंदरलाल भी तैयार हो जाता है और फिर यहाँ पर एक नज़दीकी माता का मंदिर होता है, उसमें जाकर इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद अब सुंदरलाल अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ जी अब तो मुझे जाने दो, एक बार मैं अपने गांव जाकर आना चाहता हूं और फिर मैं वापस यहीं पर आ जाऊंगा। दोस्तों उसके बाद सुंदरलाल अपनी पत्नी जानवी को लेकर सीधे अपने गांव चला जाता है और वहां जाने के बाद जब माँ इसे देखती है और घर वाले भी इसे देखते हैं तो वो फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, कहने लगते हैं कि तू सुंदरलाल हमें छोड़कर क्यों चला गया था।
दोस्तों उसके बाद कुछ दिन ये वहाँ पर रहता है और फिर ये वापस यहीं पर आ जाता है और यहाँ आकर रहने लगता है और अब इस घरवार को ये पूरे को संभाल रहा है। दोस्तों आज से 8 साल पहले का वाक्य होता है और आज इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। सुंदरलाल अब इन बूढ़े माता पिता ही इनको ये कहता है, सुभाष चंद्र और लक्ष्मी देवी को इनकी बड़े अच्छे से सेवा कर रहा है और पत्नी जानवी के साथ ये कामकाज को भी वहाँ पर देख रेख कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो इसके घर वाले होते हैं उनको भी अब ये थोड़ी बहुत मदद कर रहा है और यहाँ अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनकी भी इसने शादी करा दी है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघु रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघु जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है बिमला जी का आता है, वो लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। बिमला जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। कुमार किसी जी जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी बेस्ट स्टोरी है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र कुमार सुपर स्टोरी है। और हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत सुपर से भी ऊपर स्टोरी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। मुनमुन श्रीवास्तव हमें कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आप इसी तरह से हमारे साथ अच्छी अच्छी कहानियाँ शेयर करते रहें। दोस्तों उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है समाधान पाटिल का, जो जलगांव महाराष्ट्र से हमें हर दिन कमेंट करते हैं। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कुमार दास जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप रोक्समन जी हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो सराना कुमार का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। दिग्विजय सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, नाइस स्टोरी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पृथ्वी सिंह चौहान जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। पृथ्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है सुरेश कुमार का आता है, वेरी नाइस स्टोरी, मैं हाथरस से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद टेकचंद शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, टेकचंद जी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। कमल जी भी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, कमल जी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।